हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत बेहतर होंगे और क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे, है ना। और नोट्स बना रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग डीपीएसपी पढ़ रहे थे, राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे थे। और मैंने कहा था कि राज्य की नीति निदेशक तत्व में ना सारे आर्टिकल्स हैं जो भी है, 36 से लेकर के 11 तक हमें एक एक आर्टिकल को समझना है। और इसमें आप देख रहे हैं कि कितना लंबा चौड़ा लिखना पड़ सकता था, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है ताकि समय कम लगे डीपीएसपी को समझने में। ठीक है, तो हमने आर्टिकल आज शुरू करना है। आर्टिकल 39 ए से आर्टिकल 39 तक बात हो गई थी। तो जैसा कि डीपीएसपी के बारे में मैंने बताया था कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में एक मेंबर थे बी एन राव। बी एन राव ने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट है ना, उनकी दो कैटेगरी कर दी जाए। फंडामेंटल राइट की दो श्रेणियां कर दी जाए। एक तो अभी जिसे आप लोग फंडामेंटल राइट के तौर पे पढ़ चुके हैं, एक तो वो कैटेगरी हुई, है ना। और दूसरी जो कैटेगरी है वो डीपीएसपी है। यानी डीपीएसपी भी जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों का ही भाग है, लेकिन अभी ये मूल अधिकार घोषित नहीं किए गए हैं। क्योंकि ये जितने समय में, मतलब जितनी चीजें आज के दौर में आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारी फंडामेंटल राइट हैं, उस ड्यूरेशन में हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम जो डीपीएसपीज हैं इनको भी फंडामेंटल राइट के तहत इन्वॉल्व कर सके। तो इसीलिए दो कैटेगरी बनाई गई थी कि एक तो अभी करंट टाइम में तुरंत हम लोग फंडामेंटल राइट इसको बना लेते हैं, और बाद में राज्य जैसे उसकी सुविधा होगी उसके हिसाब से डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट में कंक्लूड करता रहेगा, उसमें शामिल करता रहेगा, है ना। तो हम लोग डीपीएसपी को पढ़ रहे थे, जिसमें आर्टिकल 36 से हमने शुरू किया था और आर्टिकल 39 तक पहुंचे थे। आज देखते हैं आर्टिकल 39 ए में क्या लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 39 ये कह रहा है कि समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। यानी राज्य अपने नागरिकों के लिए समान न्याय की स्थिति बनाएगा और उसके साथ साथ निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएगा उसको, है ना। कि अगर जरूरत पड़ रही है किसी भी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को जो न्याय मिले वो एक समान न्याय मिले। दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें से एक व्यक्ति को न्याय अलग मिले और दूसरे व्यक्ति को न्याय अलग मिले, ऐसी स्थिति ना हो समाज में, तो उसके लिए कहा गया है आर्टिकल 39 क्लॉज, आर्टिकल 39 ए में कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा राज्य। बात समझ में आई। दूसरी चीज आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 40 में कहा गया है कि पंचायतों का गठन होना चाहिए। पंचायतों के गठन होने का मतलब क्या है कि जो गांव होते हैं ना, गांव में एक ऐसी समिति, एक ऐसा स्तर होना चाहिए जैसे जो ग्राम प्रधान का होता है ना, ग्राम प्रधान का होता है। ये व्यवस्था रहनी चाहिए जिससे क्या होगा कि जो भी राज्य की सेवाएं होंगी या राज्य के कार्यक्रम होंगे वो इनके थ्रू गांव समाज तक वितरित होकर के पहुंचेगा, है ना। तो ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, यानी पंचायत होने चाहिए हर गांव में, और उनका सशक्तिकरण होना चाहिए, है ना। आर्टिकल 41 में क्या कह रहा है कि काम का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग काम के लिए परेशान हो, तो काम का जो अधिकार है ना ये सुनिश्चित होना चाहिए। लोगों को उनकी रोजी रोटी की गारंटी मिलनी चाहिए। जो बेरोजगारी की समस्या है, बीमारी की समस्या है, वृद्धावस्था की समस्या है, विकलांगता की समस्या है, इन समस्याओं में राज्य ऐसे लोगों को, जो गरीब हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं, बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को राज्य सहायता प्रोवाइड करे, ठीक है, अपनी तरफ से। क्योंकि ऑफकोर्स ये सारी चीजें होने से ही तो एक लोक जो राज्य है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है कि जो मजदूर है, मजदूरों के लिए काम की मानवीय एवं न्याय संगत दशाएं बनानी चाहिए। जो राज्य है, राज्य मजदूरों के लिए जो काम करने की स्थिति होती है वो मानवीय रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मजदूर है, मजदूर वर्गों का शोषण होता रहे, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको 500 रुपए की दिहाड़ी पे पूरा दिन भर 14 घंटे काम कराएं, 12 घंटे काम करें, ऐसा नहीं। मानवीय स्थितियां होनी चाहिए कि उनको भी टाइम से भोजन का टाइम मिले, उनको भी सैलरी जो मिले, उनको सामाजिक सुरक्षा भी मिले, है ना। तो मजदूरों को उनके जो काम है, उनके काम में उनकी स्थितियां मानवीय होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं को प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए। प्रसूति सहायता का मतलब होता है कि उनको प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में जो भी छोटी बहुत छोटी बड़ी सहायता हो सके, राज्य उसको प्रोवाइड करे। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 43 में कहा गया है कि मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था कराना एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। ठीक है, जो मजदूर लोग हैं, मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था,
मतलब कुल मिला जुला करके यही कि मजदूरों का शोषण कम से कम होना चाहिए, है ना। अब शोषण कम से कम कैसे होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। अगर मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिलने लगी, सामाजिक सुरक्षा मिलने का क्या मतलब है, क्या मजदूरों को आज अगर काम है तो कल भी उनके पास काम रहेगा, नहीं, कोई संभावना नहीं है ना। तो ये सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वह रिक्शा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अब उस व्यक्ति के घर में कोई और कमाने वाला नहीं, वो सिंगल व्यक्ति कमाने वाला है। अगर उस व्यक्ति को कुछ भी परिस्थितियां, उसका एक्सीडेंट हो गया या उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई नहीं बचा। तो इस तरीके की सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, और उनका शोषण कम से कम होना चाहिए, है ना। कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए। कुटीर उद्योगों का जो विकास होता है, इससे जैसे देखिए, ये गांधी जी के थॉट है कि कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए। अभी हम डीपीएसपी में वर्गीकरण समझेंगे कि जो डीपीएसपी आप ये 36 से लेके 51 तक पढ़ रहे हैं, ये 36 से लेके 51 तक में जो भी आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स अलग अलग आपको थॉट के दिखाई देंगे, अलग अलग विचारधारा के दिखाई देंगे। अभी हम समझते हैं, है ना। आर्टिकल 43A में क्या कहा गया, आर्टिकल 43A में कहा गया कि उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना होगा। यानी जो इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी ना, इंडस्ट्री का भागीदार किसको बनाना होगा, मजदूरों को बनाना होगा। इससे क्या होगा, जब मजदूर उद्योगों के प्रबंधन में भागीदार बनेंगे तो इससे मजदूरों की दशाएं सुधरेंगी, है ना। आर्टिकल 43 का बी क्या कह रहा है, राज्य सहकारी संस्थाओं की उन्नति करेगा, है ना। जो सहकारी संस्थाएं होती है, कोऑपरेटिव जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उन इंस्टीट्यूटों की उन्नति राज्य करेगा। आर्टिकल 44 कह रहा है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी हम अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे कि यूनियन सिविल कोड क्या होता है, नागरिक संहिता क्या होती है, समान नागरिक संहिता, है ना, इसको भी हम पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 45 क्या कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं, उनकी देखरेख और उनकी शिक्षा का जो प्रबंध है, ये कौन करेगा, ये राज्य करेगा, ठीक है। राज्य को करना चाहिए कि 6 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं, इन बच्चों की देखरेख, बाल्यावस्था की देखरेख और उनकी शिक्षा का प्रबंधन राज्य करेगा। आर्टिकल 46 कह रहा है कि एससी एसटी एवं जो दुर्बल वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हित हैं, इन वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को आगे बढ़ाइए। मतलब सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिन कार्यक्रमों से एससी एसटी या दुर्बल वर्ग का कोई भी व्यक्ति है, उसकी शैक्षिक स्थितियां सुधर जाएं, उसकी आर्थिक स्थितियां जो है ये सुधरने लगे। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि नागरिकों को पोषक आहार मिलना चाहिए, उनकी लोक व्यवस्था में, उनके लोक स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का जो उत्पादन है एवं जो बिक्री है, ये इस पे रोक लगना चाहिए। जैसे आप लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, बिहार में शराब उत्पादन एवं शराब बिक्री बंद की गई है, ठीक है। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि कृषि एवं पशुपालन का विकास होना चाहिए, ठीक है। यानी कृषि का, पशुपालन का, इन सब का क्रेज राज्य को बढ़ाना चाहिए, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, अलग अलग सब्सिडी देकर के, या जो भी तरीके हो सकते हैं। गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध होना चाहिए, है ना। यानी राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें गाय हो या दूध देने वाली कोई दूसरी पशु है, तो उसके वध का निषेध होना चाहिए, ठीक। आर्टिकल 48 के ए में क्या कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करेगा राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे, वन्य जीवों की रक्षा करे। आर्टिकल 49 में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो उनके स्थान हैं, जो वस्तुएं हैं, इनका संरक्षण राज्य को करना होगा, ठीक है। यानी राष्ट्रीय महत्व का मतलब जैसे कि जो जितने भी शिलालेख हैं, है ना, शिलालेख हैं, या जितने भी खुदाई के दौरान हिस्टोरिकल जितने भी चीजें मिली हुई हैं, उन सभी चीजों का राष्ट्रीय महत्व होता है, और उन राष्ट्रीय महत्व की जितने स्मारक हुए, जितने स्थान हुए, जितनी वस्तुएं हुई, इन वस्तुओं का संरक्षण करना होगा, और राज्य इनको संभाल के रखेगा। आर्टिकल 50 क्या कह रहा है, आर्टिकल 50 कह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग होने चाहिए, है ना, सेपरेट होने चाहिए, एक में मिल करके काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका जब आपस में मिल करके काम करेंगे तो इससे लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगा, बात समझ में। और लोकतंत्र को एकदम व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र के हितों को संभालने के लिए न्यायपालिका को सेपरेट रखना जरूरी है। आर्टिकल 51 क्या कह रहा है, आर्टिकल 51 कह रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय शांति है, इसको राज्य की जिम्मेदारी है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बरकरार रखे।
क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अंतरराष्ट्रीय शांति क्या करेगा, आपको ऐसे मौके देगा जिन मौकों से आप अपने देश को विकसित कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी वर्तमान समय में जो वॉर चल रहे हैं, अगर वो वॉर ना होता तो आज के ड्यूरेशन में, वैसे वॉर होने से कितना पीछे चला गया वो देश, तो स्वाभाविक सी बात है वो देश पीछे इसीलिए गया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति उसने नहीं बरकरार रखी है ना। तो ये आपके 39 से लेकर के 39A से लेकर के 51 तक के पूरे आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स को आप ठीक से याद कर लेंगे, जिसमें से कुछ बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक तो आर्टिकल 44 आप ठीक से पढ़ लेंगे आर्टिकल 44 में, और एक ये आर्टिकल 48 और पर्यावरण आर्टिकल 48A और 50, 51, ये कुछ मेजर हैं, और ये आर्टिकल 40, ये आर्टिकल्स आप बहुत ठीक से याद कर लेंगे क्योंकि इनमें से सवाल करते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं कि इनमें से जैसे आप कुछ आर्टिकल्स देख रहे हैं 39A, 43A, 43B, 48A, ये आर्टिकल्स जो हैं ये बाद में जोड़े गए, तो हम जरा समझते हैं कि ये आर्टिकल्स कब जोड़े गए, कैसे जोड़े गए, ठीक है। चलिए देखते हैं तो कौन से आर्टिकल कब जोड़े गए हैं, समझते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, ये 1976 में, 1976 में हुआ था। और 1976 के अमेंडमेंट के दौरान ही आर्टिकल 39A जोड़ा गया, आर्टिकल 43A जोड़ा गया, 48A जोड़ा गया, 43A, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 39 का क्लॉज F भी जोड़ा गया था। बात समझ में, ठीक। तो ये 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में ऐड किए गए थे। ये आर्टिकल्स पहले मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। तो आर्टिकल 39 का ए, आर्टिकल 43 का ए, आर्टिकल 48 का ए एंड आर्टिकल 39 का एफ, ये ध्यान रखेंगे। ये कौन से संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़े गए थे। और इसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में। और 1978 में जब ये अमेंडमेंट हुआ तो इसके जरिए ऐड किया गया आर्टिकल 44 का, सॉरी आर्टिकल 38 का सेकंड, ठीक है, ये जोड़ा गया। और इसके साथ जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हुआ था 2011 में, 2011 में। इसके जरिए जो इसमें आर्टिकल ऐड हुआ था 43B, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जोड़े गए थे, ध्यान रखेंगे इनका। 42वें संविधान संशोधन के जरिए सबसे ज्यादा आर्टिकल जोड़े गए, जिसमें से आर्टिकल 39 का ए है, आर्टिकल 43 का ए है, आर्टिकल 48 का ए है, आर्टिकल 39 का एफ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप यहां देखने को पाएंगे। इसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, इसके जरिए आर्टिकल 38 का क्लॉज 2 जोड़ा गया। जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2011 में, इसके जरिए आर्टिकल 43 का बी जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे डाटा फिगर को, ठीक। अब डीपीएसपी का थोड़ा सा वर्गीकरण समझते हैं हम लोग। डीपीएसपी का वर्गीकरण, ध्यान रखना ये वर्गीकरण कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता, भारत का संविधान ये वर्गीकरण नहीं करता है, ठीक है। संविधान ने यह वर्गीकरण नहीं किया हुआ है। हम ये जो वर्गीकरण देख रहे हैं ये विशेषज्ञों के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि डीपीएसपी का वर्गीकरण कितने रूपों में किया जा सकता है। बात समझ में, देखिए डीपीएसपी का जो वर्गीकरण है ये हम लोग 3 वर्गों में कर सकते हैं। एक तो डीपीएसपी में कई सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो समाजवादी विचारधारा के रूप में दिखते हैं, है ना। और कई सारे डीपीएसपी जैसे हैं जो गांधीवादी विचारधारा को प्रेजेंट करते हैं, गांधीवादी विचारधारा को प्रेजेंट करते हैं। और कई सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो उदारवादी विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
तो कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो समाजवादी विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं, समझते हैं। जैसे समाजवादी विचारधारा का मतलब क्या हुआ, समाजवादी का आपको कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ है प्रियम्बल में कि भारत में समाजवाद का मतलब क्या है। डीएस नकारा का केस ध्यान रखिए केवल, ठीक है। डीएस नकारा का केस मैंने आपको कई बार बताया है। 1983 में इनके दौरान न्यायालय ने बताया था कि जो एकदम एक शब्द में अगर हम ध्यान रखें तो जन्म से कब्र तक की सुरक्षा, है ना, यही है समाजवाद। मतलब इनके कोर में चले, अगर इनके मूल में चले हम लोग तो देखेंगे वहां पे कि व्यक्तियों को, मतलब जो मजदूर वर्ग है, मजदूरों का जो शोषण है, ये शोषण कम से कम होना चाहिए, ठीक है। जो आय की असमानता है, ये आय की असमानता भी कम होनी चाहिए, ठीक है। यही है समाजवाद का मतलब। तो अगर आप देखेंगे आर्टिकल 39 का क्लॉज बी, आर्टिकल 39 का क्लॉज बी, इनमें समाजवाद की बातें करी गई हैं, मतलब जन्म से लेकर के कब्र तक की सुरक्षा देने की बात करी गई है। आर्टिकल अगर आप 43A देखिए, ठीक है, आर्टिकल 43A में भी जो बात करी गई है वो समाजवादी पर्सपेक्टिव से बात करी गई है, समाजवादी विचारधारा को ये आर्टिकल शो करते हैं। बात समझ में आई। तो समाजवादी विचारधारा के रूप में कौन कौन से आर्टिकल आपको दिखेंगे, आर्टिकल 39 का बी, 39 का सी और 43 का ए। एकदम स्पष्ट हुआ। अब इसके बाद अगर हम गांधीवादी विचारधारा के बारे में बात करें तो गांधीवादी विचारधारा आपको किसमें दिखेगा, आपको आर्टिकल 40 में दिखेगा, आपको आर्टिकल 47 में दिखेगा, आपको आर्टिकल 48 में दिखेगा, है ना। ये जो आर्टिकल्स हैं इसमें आप देखेंगे कि गांधीवादी विचारधारा, और गांधीवादी विचारधारा के लिए ध्यान रखेंगे कि वो ग्राम पंचायतों पर ध्यान देते हैं ना, ग्राम पंचायत हुआ और जो कुटीर उद्योग हुए, है ना, इनके बारे में ये सारी विचारधाराएं गांधीवादी विचारधारा है। बात समझ में। और अगर हम बात करें उदारवादी विचारधाराओं की तो उदारवादी विचारधाराएं आपको 49 में दिखेंगी, आपको 50 में दिखेंगी, आपको 51 में दिखेंगी। उदारवादी का मतलब यही है कि एक दूसरे के प्रति उदार रहना, एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव को रखना ही उदारवादी विचारधारा है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। समाजवादी विचारधारा आपको किन किन आर्टिकल्स में मिलेगी, 39B में, 39C में और 43A में। गांधीवादी विचारधारा आपको 40 में, 47 में, 48 में। उदारवादी विचारधारा 49 से लेके 51 तक में। एकदम स्पष्ट है यहाँ तक, ठीक है। तो ये है डीपीएसपी का वर्गीकरण, और इसके लिए ध्यान रखेंगे कि डीपीएसपी का जो वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान नहीं करता है, ये विशेषज्ञों के द्वारा किया गया वर्गीकरण है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी के लिए कई लोगों ने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो किसने क्या स्टेटमेंट दिया है समझते हैं हम लोग। देखिए, पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। केटी शाह नाम के, केटी शाह ने डीपीएसपी को कहा है कि डीपीएसपी एक चेक है, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। अब ये किस पर्सपेक्टिव से बोला गया है इसको समझना है। केटी शाह क्या कह रहे हैं कि डीपीएसपी क्या है, एक चेक है, चेक वही जो बैंक वाला चेक होता है, और उस चेक का भुगतान जो है ये बैंक की इच्छा पर निर्भर कर रहा है। ऐसा क्यों, केटी शाह ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी, आप डीपीएसपी के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि राज्य में जाकर के राज्य से कहें आपकी नहीं डीपीएसपी को अप्लाई करिए, डीपीएसपी लागू होना चाहिए, आप न्यायालय चले गए, इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते इसके लिए आप, है ना। तो जब आप न्यायालय जा ही नहीं सकते तो डीपीएसपी की चीजें लागू हो या ना हो किस पे डिपेंड करेगा, राज्य पर। किस पे डिपेंड करेगा, राज्य पर डिपेंड करेगा। तो जैसे चेक, पैसा तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, सबके लिए जरूरी है। तो ये जो डीपीएसपी है ये बहुत इंपॉर्टेंट और लोगों के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक चेक की तरह है।
लेकिन इस चेक का भुगतान होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा राज्य यानी बैंक पर। बात समझ में? तो केटी साहब ने डीपीएसपी को चेक जो बोला है वो इस पर्सपेक्टिव से बोला है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिस चेक का भुगतान बैंक की इच्छा पर डिपेंड करेगा। यानी डीपीएसपी की जो बातें हैं वो लोगों के बीच व्यवहारिक जीवन में अप्लाई होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा राज्य की इच्छा पे। राज्य को जब लगेगा कि हाँ इन चीजों की आवश्यकता है तो वो अप्लाई करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसके लिए हम राज्य से झगड़ा नहीं कर सकते, ठीक। और दूसरी चीज, नसीरुद्दीन ने क्या कहा? नसीरुद्दीन ने डीपीएसपी को कहा है 9 वर्ष की ये शुभकामनाएं हैं, केवल 9 वर्ष की शुभकामनाएं। ये क्यों, किस पर्सपेक्टिव से भाई? आप सोचिए, आपके फोन पे नए साल में एक मैसेज आता है कि आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो और आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। तो सुन करके तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके मैसेज से क्या वास्तव में आप तरक्की कर ही लेंगे? नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो डीपीएसपी की सारी बातें लोगों के कल्याण के लिए हैं, आपके पूरे समाज को बेहतर बनाने के लिए हैं। अब ये तो केवल लिखी गई बात हो गई, और अगर केवल लिखी गई बात हो गई, अप्लाई नहीं हो पा रही है, तो वो 9 वर्ष की शुभकामनाओं की तरह है नसीरुद्दीन साहब के हिसाब से, कि भाई आप डीपीएसपी में इतनी शुभकामनाएं वाली बातें, लोगों के कल्याण की बातें कर रहे हो, लेकिन उसको अप्लाई करना ना करना राज्य पे डिपेंड कर रहा है, और इस वजह से ये केवल 9 वर्ष की शुभकामनाएं हैं तब तक जब तक ये लागू नहीं हो जा सकती। बात समझ में? अगली चीज ध्यान रखेंगे, आइवर जेनिक्स ने डीपीएसपी को पवित्र आकांक्षाएं बोला है। ये पवित्र आकांक्षा है। आकांक्षा का मतलब पाने की जो चाहत होती है। तो ऐसा क्यों भाई? जैसे जो संविधान सभा में लोग थे, जितने मेंबर थे, या संविधान के निर्माता जितने भी थे, उन्होंने ये सारी बातों को लिखा था ताकि हम भविष्य में इन सब चीजों को अचीव कर लेंगे और अपने समाज में, अपने राज्य में इन सारी चीजों को अप्लाई कर लेंगे। पर अभी तक स्थितियां उस हिसाब से हुई नहीं कि डीपीएसपी लागू हो सके, है ना? मतलब हो तो गई है पर लागू हो नहीं रही है, ठीक। तो डीपीएसपी जो है ये केवल अभी के डेट में भी पवित्र आकांक्षाएं हैं केवल, यानी डीपीएसपी में जो चीजें लिखी गई हैं, जैसे डीपीएसपी का आर्टिकल कह रहा है कि मजदूरों का कल्याण होना चाहिए, उनकी जो जीवन है, मजदूरों की जो स्थितियां हैं ये मानवीय होनी चाहिए, ये सब हमारी पवित्र आकांक्षाएं हैं। जब संविधान बन रहा था उसी टाइम पे सोची गई ये सब आकांक्षाएं हैं जो अभी तक हमको मिली नहीं हुई है। इसलिए आइवर जेनिक्स ने डीपीएसपी को पवित्र आकांक्षा कहा है। बात समझ में? अगला स्टेटमेंट देखेंगे, टी कृष्णामाचारी ने डीपीएसपी को सच्चा कूड़ेदान कहा है। सच्चा कूड़ेदान। टी कृष्णामाचारी ने डीपीएसपी को क्या कहा है? सच्चा कूड़ेदान कहा है। सच्चा कूड़ेदान का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सच्चा कूड़ेदान का सेंस यहां पे है कि डीपीएसपी जो है ना, ये एक अच्छे कूड़ेदान की तरह जिसमें अच्छी अच्छी बातें केवल रखी गई हैं। बस समझ में? ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट स्टेटमेंट और ध्यान रखेंगे, जी ऑस्टिन का। जी ऑस्टिन छोड़ो, भूल गया मैं, अगली क्लास में देख लेंगे इसको। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि डीपीएसपी को ये 4 स्टेटमेंट, जिसमें से एक में चेक कहा गया था, दूसरे में 9 वर्ष की शुभकामनाएं, और आइवर जेनिक्स ने पवित्र आकांक्षा बोला, टी कृष्णामाचारी ने सच्चा कूड़ेदान कहा है। स्पष्ट हुआ इतनी चीज? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ डिबेट समझेंगे, ठीक है, उसको अगले वीडियो में करते हैं।